आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज, ट्रुथ दैट मेक नॉइस। आज हम ऐसे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे हैं जिनका दावा है कि समय की परतें उनके सामने खुल जाती है। भविष्य उनके लिए अनुमान नहीं, एक विजन है, एक वीडियो है। आपका स्वागत है आचार्य सुमित आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन सा निर्णय 2026 में, बचे हुए 2026 में लें या 2027 के लिए रुके रहने दें? आपको हो सकता है घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, बड़ा कोई निवेश करना हो, तो खास तौर पर आपके लिए ये वीडियो जाने वाला है। नंदीकेश्वर जी महाराज को का भी सेवा करिए, नंदी का सेवा करिए। गौ माता का सेवा जिस प्रकार से वर्तमान को सुरक्षित करता है, नंदी भविष्य के रुके हुए दरवाजों को खोलते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। ठीक है, वो 5 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए आने वाले 5 महीने बहुत बम्पर रहेंगे? नहीं, 11 दिनों का करोड़पति का नहीं है, पर वो मैनिफेस्टेशन करने का एक चेक का तरीका है। तो कितनी भविष्यवाणी आपकी गलत साबित हुई? देखिए, गलत में जिसमें आपको ट्रोल किया गया। मैं बता रहा हूँ, गलत में मेरी ऐसे देखा जाए तो अभी रिसेंट में एक मेरी गलत हुई थी भविष्यवाणी। ममता बनर्जी का मैं देख रहा था पुनरागमन। आज हम ऐसे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे हैं जिनका दावा है कि समय की परतें उनके सामने खुल जाती है। भविष्य उनके लिए अनुमान नहीं, एक विजन है, एक वीडियो है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में 2026-27 में दुनिया बदलने वाली है या फिर यह सिर्फ आस्था, विश्वास और अनुभव की एक अलग विजनरी होगी? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भविष्यवाणी, हकीकत और रहस्य के बीच की एक डोर जिसको सच्चाई कहते हैं। आपका स्वागत है आचार्य सुमित आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने इस बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो बहुत बर्निंग सवाल है, 2027 की भविष्यवाणियां जो आप देखते हैं वो क्या कहती है? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो 2025 से कुछ कड़ियां पहले कनेक्ट करूंगा और उन कड़ियों को लेते हुए हम 2026 और 2027 का आकलन करेंगे कि किस हिसाब से ग्रहों की स्थिति को हमने किस हिसाब से अध्ययन किया है, कौन सी बड़ी त्रासदी आ सकती है। खास तौर पर लोगों के लिए ये बात मैं कहता हूँ कि आप कौन सा निर्णय 2026 में, बचे हुए 2026 में लें या 2027 के लिए रुके रहने दें। आपको हो सकता है घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, बड़ा कोई निवेश करना हो, तो खास तौर पर आपके लिए ये वीडियो जाने वाला है कि आपको कौन सी बात को कहने को टालना है और कौन सी बात अभी तुरंत कह लेनी है या कर लेनी है, ताकि आने वाला भविष्य आपका सुंदर हो जाए। खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों से कि जिस प्रकार से आपने अभी तक गौ माता का रक्षा करा है, गौ माता का आपने सेवा करा है, नंदीकेश्वर जी महाराज को का भी सेवा करिए, नंदी का सेवा करिए। गौ माता का सेवा जिस प्रकार से वर्तमान को सुरक्षित करता है, नंदी भविष्य के रुके हुए दरवाजों को खोलते हैं। तो भगवान नंदी का स्मरण करते हुए आज इस पॉडकास्ट को हम शुरू करेंगे और आने वाले आगामी भविष्य के होने वाले घटनाओं के बारे में जानेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो पॉडकास्ट है वो कोई साधारण पॉडकास्ट रहेगा नहीं। इसमें एक प्रकार से, जैसे मेरा पहले आपने देखा था कि मैं अखबार के पन्नों में छपवा देता था कि इस डेट को ये वाली घटना घटेगी, और आपने देखा कि उस डेट को वो घटना घटी। चाहे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देना हो, जगदीप धनखड़ जी का, वो भी छपवाया था। चाहे तो आपको जो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 2025 वाला, ऑपरेशन सिंदूर, वो भी छपवाया था। चाहे जो चाइना रशिया में जो भूकंप आया था, सुनामी आई थी, वो भी छपवाया था। और इस वर्ष में जो युद्ध चला है, इस वर्ष में जो ईंधन की क्राइसिस हुई है, वो सारी चीजें भी छपवाई थी। तो उस न्यूज़पेपर की प्रति के समान इस पॉडकास्ट के वक्तव्य को मान करके आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे। और दर्शकों से तो यही कहना चाहूँगा, आगे बाकी अब हम ग्रहों को समझेंगे। ठीक है, पहला सवाल इसी में से लेते हैं। आपने पूरा ब्रह्मांड ही एक ही बार में समेट लिया, तो ब्रह्मांड से पहले हम भारत पे आते हैं। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र कब बन पाएगा? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए,
अमूमन तौर से अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के मेरे विचार बड़े अलग हैं। मैं अखंड भारत में मानने वाला व्यक्ति हूँ, हिंदू राष्ट्र में थोड़ा कम मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र मेरी अगली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन पहली सीढ़ी मेरी अखंड भारत रहे। और अखंड भारत का निर्माण अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपने जो कुएं का मेंढक जैसा जो मानसिकता है कि भारत में इतनी छोटी सी जमीन हमारे पास है, उसी के लिए काम करना है, वो नहीं। मैं भारत को और विस्तृत देखता हूँ। मैं पाकिस्तान को भी भारत में देखता हूँ, मैं अफगानिस्तान को भी भारत में देखता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या भविष्यवाणी है, पाकिस्तान भारत में समेटा जाएगा? पाकिस्तान समेटा ही जाएगा भारत में। मैंने कितने सारे कैंपेन चलवाए, आपने देखा होगा हांगकांग से मैंने कई सारे वहाँ से शोज़ रिकॉर्ड करवाए थे स्पेशली पाकिस्तान में चलवाने के लिए। गौरक्षा को लेकर के कितने नियम निकलवाए, कितने सारे जानकारियाँ लोगों के बीच में अवेयरनेस करवाई कि गौरक्षा क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने देखा कि पाकिस्तानियों ने भर के शेयर करा। और मेरे जो क्लाइंटेज होता है, जो ज्योतिष के लिए जो आते हैं मेरे पास दिखाने के लिए, तो उसमें पाकिस्तानी भी आने लगे हैं। ये मैं बड़ा ही देख रहा हूँ कि वहाँ के आवाम में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर और भारतीयता की लहर अब दौड़ने लगी है। तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान आदि जितने देश भी भारत से टूट के निकले थे, पहले अखंड भारत जिस प्रकार से हमने देखा था, वो अखंड भारत पहले निर्माण होगा। और उसको निर्माण करने के लिए हमें ये हिंदू राष्ट्र वाली मानसिकता से थोड़ा व्यापक सोचना पड़ेगा। हर किसी को जगह देना पड़ेगा, जगह दे करके, और हमें अपने बॉर्डर्स को, बाउंड्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम से आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन आप नफरत फैला करके अपना देश भी गंवाएंगे। नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। आज हमसे जो अलग हुआ है वो नफरत का ही बहुत बड़ा उदाहरण है। नफरत फैलाया गया, डिवाइड एंड रूल किया गया, और उस चीज़ को करके एक प्रकार से भारत की आधी जमीन को आधा आधा हिस्से में तोड़ दिया गया। हम उस इंडिपेंडेंस को आज मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, जबकि उस बात का शोक हमें मनाना चाहिए कि हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा चला गया। कभी भाइयों की ज़मीन की लड़ाई होती है तो भाई भाई को नहीं छोड़ता, जीवन भर केस लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक हाथ जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहता। और हमने पूरा पाकिस्तान छोड़ रखा है, फिर भी हम निश्चिंत बैठे हैं। तो राष्ट्र प्रेम की भावना कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर से निकल जा चुकी है, और लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम को जागाना दोबारा ज़रूरी है। और वो राष्ट्र प्रेम तभी जागेगा जब हम पढ़ेंगे छत्रपति संभाजी महाराज जैसे राजाओं की कहानियों को। उससे हम ये सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपना खाल नोचवा लेता है, चमड़ी उधड़वा लेता है, आंखों में सलाखें लगवा लेता है, लेकिन अपने भूमि का एक टुकड़ा भी जाने नहीं देता है। ठीक है। लेकिन आज के राजा, जो तथाकथित जो राजा बैठे हैं सत्ता में, वो अपनी जमीनों को बड़े आसानी से हटवाते हैं और जनता में जश्न भी मनवा देते हैं। तो एक तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि व्यापक तौर पर आने वाले आगामी 25 साल तो अभी लगेंगे इन चीज़ों को सेटल होने में। हालांकि आने वाले समय में भारत में राजतंत्र पुनः स्थापित होगा, जैसे राजाओं का शासन चलता था। अधिकतम 5 सत्र और चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हमें चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद सब डिसॉल्व हो जाना है, वापस मांग शुरू होगी, जनता वापस उमड़ेगी सड़कों पर और मांग शुरू करेगी राजतंत्र की, राम राज्य की, और वही राम राज्य आएगा। बिल्कुल। अब इसी से सवाल लेते हैं, तो आपके लिए प्रिय नेता कौन है, जो आपको लगता है कि आपके बातों को वो समझता है और वो करेगा भी? कोई नहीं, नेता मुझे कोई प्रिय नहीं है। मैंने हर किसी को देखा है, कहीं ना कहीं से मुझे सब में कमियां दिखती है, तो कोई नेता प्रिय नहीं है। इनफैक्ट कि मैं नोटा वाला व्यक्ति हूँ, नन ऑफ दिस एप्लीकेंट्स। और ना नेता प्रिय है ना पार्टी प्रिय है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो नेता हो या जो राजनेता हो, उसके अंदर धर्मार्थ गुण हो, धर्मार्थ लक्षण हो। केवल धर्म को अपना ढाल बना करके चुनाव ना जीते, वास्तविकता में धर्म का पालन करे, और उसके अंदर जितने भी नेता राजनेता काम करें वो भी धर्म का पालन करें, तो अच्छा लगेगा। ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री कैसे लगते हैं आपको? बहुत मस्त व्यक्ति लगते हैं मुझे, बड़े हंसमुख हैं और अच्छा है व्यक्ति, बढ़िया है। सिद्धि और साधनाएं उनकी अपनी जगह, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जैसा मैंने उनको अमूमन देखा है सोशल मीडिया आदि प्लेटफॉर्म्स पर, बढ़िया व्यक्ति लगते हैं। मोदी और योगी लेकिन प्रेमी बहुत शार्प माइंड के व्यक्ति लगते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मोदी और योगी प्रेमी है। हाँ, मैं देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, किसी की अपनी निजी सोच हो सकती है, निजी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा नीच अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, देखिए मैंने ज्योतिषी जो क्षेत्र है मैंने चुना क्यों? मैंने ये देखा कि लोग बड़े भ्रमित हो रहे हैं आडंबरों से, लोग बड़े भ्रमित हो रहे हैं जितने आडंबर फैला फैला करके राजनीति करवाई जा रही है धर्म मंचों से। कहीं भी व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति या धर्मार्थ पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति के पक्ष में समर्थन या उसके विपक्ष में बात नहीं करने लायक होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसा आवरण है, धर्म एक ऐसा मंडल है जहां से आप पूरे दुनिया को दिशा दिखाते हैं। राजनीति कहीं ना कहीं से दुनिया को संकुचित करती है, लोगों को विभाजित करती है। तो विभाजन का क्षेत्र नहीं, धर्म विस्तार का क्षेत्र होना चाहिए।
तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति से दूर रह के अगर धर्म का पालन किया जाए तो बढ़िया है। तो हालांकि मैं कह रहा था कि इसमें आने का जो मूल उद्देश्य है, क्योंकि मुझे युवा फॉलो ज़्यादा करते हैं। अभी हालिया में एक न्यूज़ चैनल में एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में मुझे एक एंकर ने ही कह दिया, हालांकि ज्योतिष का प्रोग्राम और एंकर खुद कह रहे हैं ऑफ द कैमरा कि आप जो मॉडर्न ड्रेस धारण करते हैं, आप भगवा नहीं पहनते हैं, कहीं ना कहीं आपको युवा देखते हैं, आपको लगता है कि युवा बड़े आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या युवा मूर्ख बनने वाली प्रजाति होती है? लगता है आपको कि युवा मूर्ख बनते हैं? ये सोचते हैं आजकल के न्यूज चैनल के एंकर्स। हालांकि ये वीडियो का लिंक मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा कि युवा देश के मूर्ख बन जाते हैं, ऐसा एंकर कह रहे हैं अपने न्यूज चैनल के अंदर। और ज्योतिष का प्रोग्राम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं भैया? आप टीआरपी के लिए ज्योतिष का प्रोग्राम चला रहे हैं? बात इंडिया न्यूज की है, इंडिया न्यूज के अंदर का प्रोग्राम है। ज्योतिष का प्रोग्राम चला रहे हैं आप टीआरपी के लिए। हाँ। और आप ऑफ द कैमरा कहते हैं कि यूथ आराम से बेवकूफ बन जाते हैं। मैंने ऑन कैमरा बता रहा हूं, जब लाइव शुरू हुआ है तब मैंने उनको झाड़ा कि आप ज्योतिष का प्रोग्राम टीआरपी के लिए चलाते हैं भैया। आप ये सब जो कर रहे हैं, मतलब आप खुद नहीं मानते। बात करते हैं जैसे चीन के बारे में, चीन के विषय में बात शुरू हुई थी कि सी जिनपिंग की कुंडली में देख रहा था और सी जिनपिंग तक वो बात पहुंचानी थी। चैनल में कहा गया कि ये जो वीडियो क्लिप है, अगर सी जिनपिंग तक पहुंचता है तो क्या निर्देश देना चाहेंगे? मैंने कहा कि सी जिनपिंग तक ये निर्देश तो बाद में पहुंचेगा, पहले ये जो ज्योतिष का जो विषय है उस पर आप पहले बिलीव करना खुद शुरू करिए। आप टीआरपी के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, ऑफ द कैमरा आप खुद बिलीव नहीं करते हैं और कहते हैं सी जिनपिंग तक ये ज्योतिष का वीडियो चला जाए, भारत का ये शास्त्र का विद्या जो है वो सी जिनपिंग या चाइना के जो राजा हैं वहां तक चला जाए। तो ये सब जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि बड़ा आडंबर चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि देश के युवाओं को असली धर्म का जो रास्ता है उसको पालन करें, धर्म को धारण करें, धर्म को आडंबर ना बनाए। बिल्कुल सही है, इसीलिए लोग आपको फॉलो भी करते हैं सुमिताचार्य जी। और आपके कहे बात को जब सच होता है तो लोग उसको एडमायर भी करते हैं। इसी में से एक सवाल है कि आपने कहा था 12 दिसंबर को देश पे बहुत बड़ा तांडव आने वाला है जी, तो क्या सही में आने वाला है? 12 दिसंबर नहीं, मेरा ये कहना था कि जो 2026 का जो परिवेश है, ये कन्या लग्न से शुरू हुआ है, शुक्र का लग्न होता है ये, और बृहस्पति 2083 संवत पढ़ने के कारण इस वर्ष के राजा हैं। आप देखते हैं बृहस्पति देवगुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? देवासुर संग्राम। अभी तक इतिहास में इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं जितना बड़ा देवासुर संग्राम था, जिसमें हलाहल विष निकला था। कब निकला? तो संध्या में निकला, युद्ध के युग के संध्या में निकला, देवासुर संग्राम की संध्या में निकला। ये संग्राम का जो काल है 2026 पूरा रहेगा और अप्रैल 2027 तक ये समय चलेगा। ये देवासुर संग्राम का समय चलेगा और ये जो संग्राम है ये बड़ा विकट प्रभाव लाएगा। 2026 में आपने देखा, मैंने कहा 2026 शुरू होगा और 28 जनवरी से पहले ही देखिएगा कि अमेरिका युद्ध में आ जाएगा। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर खुद हमला किया। शांत बैठा हुआ एक देश, उसके ऊपर अमेरिका हमला करता है। सालों से अमेरिका ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया था, कहीं मिसाइल नहीं छोड़ी थी, अचानक 3 जनवरी को छोड़ दिया। 9 तारीख को इजराइल की करेंसी कोलैप्स कर गई, ईरान की करेंसी कोलैप्स कर गई, ईरान के ऊपर हमला। ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो कहीं से भी रुकता हुआ दिख नहीं रहा। संधि की बातें होती हैं, संधि टूट जाती है और ये बार बार चल रहा है। यही सिलसिला 2032 तक चलता जाएगा। दुनिया युद्ध में फंसी रहेगी और पश्चिमी देश जितने हैं वहां युद्ध बहुत विकट और विकराल स्वरूप लेता जाएगा। उसके कारण पूर्वी देशों में, पूर्वी भागों में ईंधन का संकट पुनः होता जाएगा। और वो जो ईंधन का संकट है, मैंने लोगों को ये तक निर्देशित किया था, आपने देखा होगा पुराने पॉडकास्टों में मैंने थाली बजाई थी और थाली बजा के बताया था कि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन हो सकता है। आप समझ के देखिए कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ही ज्यादा शूट अप होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ईंधन का क्राइसिस होगा और ये होके रहेगा। अभी आपने देखा कि कैसे अभी से 3 दिन पहले, आज रिकॉर्डिंग डेट जो हमारा है, आज हम 23 तारीख को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 23 जून को। रिकॉर्डिंग डेट से 3-4 दिन पहले ही आपने देखा कि यूक्रेनियन रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ और पूरी रिफाइनरी तहस नहस हो गई। अब बताइए कि जितने रिजर्व्ड में आपके पास पेट्रोल है उतना ही पेट्रोल आपके पास है, पेट्रोल का नया सप्लाई आएगा कहां से? रिफाइनरी खत्म, एक वन ऑफ द मेजर रिफाइनरीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो खत्म हो गया। और इसी तरीके से ईंधन से संबंधित क्राइसिस बार बार पुनरावृत्ति तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। पूरे 2026 में तो होगा, बचे हुए समय में होगा। इनफैक्ट अभी जो अवधि है, ये जो 16 जून से एक अवधि शुरू हुई है, 14 जुलाई तक की अवधि है, उसमें प्लेन क्रैशेस हम होता हुआ देखेंगे। अभी 16 जून को ही पहला प्लेन क्रैश हो चुका था यूएस में।
और 16 जून को प्लेन क्रैश हुआ, 17 जून को प्लेन क्रैश हुआ। 2 प्लेन क्रैशेस अभी तक हो चुके हैं इस छोटे से ड्यूरेशन में। और अभी 14 जुलाई से पहले भी प्लेन क्रैश आदि का होना और प्रमुख नेता संबंधित नेता और पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी व्यक्ति का उसमें निधन होना भी आशंका लगता है इस प्रकार से भी होता हुआ घटित हमें दिखाई पड़ सकता है। आपने ये भी कहा है कि 13 अगस्त को हो सकता है कोई बहुत बड़ा फिल्मी जगत का कोई ऐसा शख्स है जो कि डेथ कर जाएगा। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो डिस्क्रीट एक टाइम पीरियड की होती हैं। जैसे मैंने कहा है 13 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर 11 सितंबर का जो योग है उस ड्यूरेशन में फिल्मी जगत में निधन होने का योग दिखाई पड़ता है। यानी कि निधन वो भी अकस्मात, अचानक से, कोई ऐसा नहीं कि अति वृद्ध व्यक्ति ही निधन हो रहा हो उसका, अकस्मात तरीके से अचानक से किसी का निधन आने का न्यूज हमें दिखाई पड़ेगा। फिल्मी जगत से वो व्यक्ति संबंध रखता होगा और वो बड़ा न्यूज बनेगा, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो सुमिताचार्य जो हैं, जो जिनको लोग कहते हैं आचार्य सुमिताचार्य, ये सब कुछ देख लेते हैं, तो क्या कभी कोशिश करते हैं कि भाई ये मेरा पसंदीदा है, इसको यार रोक लेना चाहिए, इसको बता देना चाहिए, आगाह कर देना चाहिए? कभी हुआ आपके साथ? आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भ सेवतेहिनः। जब आप गर्भ में होते हैं तभी आपकी आयु, कर्म, विद्या, निधन और धन, ये सारी चीजें गर्भ में लिख दी जाती हैं। तो ये सब चीजें अकाट्य होती हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि आप इसके कुछ उपाय हैं जैसे महामृत्युंजय आदि, क्योंकि शंकर जी के पास ही वो शक्ति है कि आपके किए हुए कर्मों को शंकर जी काट करके और आपको शुभ फल दे दें। यानी कोई बहुत बड़ा काल आने वाला हो तो काल को केवल महाकाल ही काट सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र में भी कहते हैं धिमित 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 ध्वनन मृदंग गतुंग अभंग गला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि के क्रम को भी, जो आगे की तरफ ध्वनि भागती है उसके क्रम को भी पलट के पीछे ला सकते हैं, वो केवल शंकर है। समय की गति को बदल सकते हैं, केवल शंकर है। मार्कंडेय को उन्होंने चिरंजीवी बना दिया। समय के पहले जो जन्म लिए वो शिव हैं। हाँ, समय जो आदि है, जो अनंत है, वही महादेव है। और उन्हीं की कृपा से केवल आप इन चीजों को टाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर कुंडलियां काम नहीं करती अगर आप शंकर जी के शरण में चले जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है कि आपने कहा है कि 11 अक्टूबर से लेकर मतलब कुछ ऐसी चीजें बदल जाएंगी जो सैन्य गतिविधियां बदलेंगी, देश में बहुत बड़ा सैन्य अफरा तफरी मचेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ना आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। मैं दरअसल साल के शुरुआत में इस प्रकार से एक लिस्ट तैयार करता हूँ। वो लिस्ट मेरी भविष्यवाणियों से संबंधित रहता है कि साल भर में कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, उस विषय में लोगों को आगाह करने के लिए। तो और हर भविष्यवाणी आपके सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है? हाँ, भविष्यवाणियाँ बड़ी ट्रेंड करती है, लोग उसको फॉलो करते हैं और नाना प्रकार के ज्योतिषाचार्य तुरंत कॉपी करते हैं। जी में लाइव टीवी का एक प्रोग्राम चल रहा है। लाइव टीवी के प्रोग्राम में मैं किसी पक्ष पर बोल रहा था। जैसे मैंने कहा कि 11 मई से लेकर के आप देखेंगे कि भारत के अंदर आतंकवादी पकड़े जाएंगे और सैन्य संघर्ष शुरू होगा। ये जो आतंकवादी पकड़े गए थे अभी 21 मई को हमजा बुरहान मारा गया था और 22 तारीख को 11 आतंकवादी पकड़े गए थे। तो ये सारी चीजें मैंने देखा फटाफट से, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स थे सब ने कॉपी कर दिया कि हाँ इन्होंने जो कहा है उस बात से मैं सहमत हूँ, मैं भी यही मानती हूँ। तो मैं हंस रहा था उस। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर को आप क्या कहना चाहेंगे? कॉपी कैट कहूंगा और क्या कहूंगा मैं। कॉपी करते हैं। मैं पहले न्यूज़पेपर में जब छपवा के रखता था तो मेरे वाले ही ऐसे डेट निकाल करके और डेट थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करेंगे, 2 दिन 1 दिन आगे पीछे करके बोलेंगे पूरे पॉडकास्टों में आकर के। हालांकि और जब उनको मौका मिलेगा मुझे ट्रोल करने का तो भर भर के ट्रोल करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़े अगेंस्ट में बोलते हैं। सामने से पूछो आप तो नहीं सुमित भाई, हम कहाँ आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं। ये मैंने खूब देखा है। इसी में एक सवाल लेते हैं कि अब तक कितनी भविष्यवाणियां आपकी गलत साबित हुई? देखिए, गलत में जिसमें आपको ट्रोल किया गया, मैं बता रहा हूँ, गलत में मेरी ऐसे देखा जाए तो अभी रिसेंट में एक मेरी गलत हुई थी भविष्यवाणी। ममता बनर्जी का मैं देख रहा था पुनरागमन पश्चिम बंगाल में, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में कुछ बैलेट भी जलाया गया था। ऐसा कुछ न्यूज़ आया कि यूएन जा रही थी। हालांकि अब जीत किसकी वास्तविक है ये भगवान ही जाने, उन्हीं के पास है। लेकिन जो भी हो, तो वो चीज़ धरातल पे तो लोगों को गलत दिखाई पड़ रही है, जो हो सकता है पॉलिटिक्स को डीपली अभी भी प्रोटेक्शन चल रहा है उसको लेके। तो उसके लिए चल करके काफी प्रोटेस्ट चल भी रहा है, क्योंकि कहते हैं कि कहीं कोई सच है, कहीं कोई सच्चाई है, तभी डंके की आवाज निकलती है।
बिल्कुल। तो अगर डंका बज रहा है वहां पे पश्चिम बंगाल में, तो कुछ सच्चाई भी हो सकती है उस बातों में। लेकिन हालांकि अब जो है लोग तो उसको गलत मान रहे हैं भविष्यवाणी को लेकर के, अब उसको लेकर के लोग ट्रोल करने का मौका मिल गया ना। एवरीवन वांट्स टू मेक्स द गॉड ब्लीड। हर कोई देखना चाहता है कि एक जो पर्सन हो उसको उसको क्षति हो रही हो। पता नहीं क्यों लोग किसी को क्षतिग्रस्त होते देखना बड़ा आनंद लेते हैं, कुछ क्षति हो रहा हो किसी को तो आनंद लेते हैं। तो क्षति पहुंचाने की बड़ी कोशिश लोग करते हैं। अमूमन तरीके से देख रहा हूँ कि बड़े चैनल्स चला रहे हैं लोग, बाकायदा मेरी वीडियोस रोज डालते हैं, काट के डाल रहे हैं उसमें। तरीके से लोग। तो सुमिताचार्य को अगर क्षति पहुंचती है तो ये किस एस्ट्रोलॉजर को फायदा होगा? देखिए यही बात तो मुझे निंदनीय लग रही है कि देखिए एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ब्राह्मण हो गए, सबका जो उद्देश्य होता है वो समाज को दिशा दिखाने का होता है, एक दिशा निर्देशन का होता है। फिर आप किसी को आप ज्योतिष में पॉलिटिक्स खेलेंगे तो कहीं ना कहीं से ये ज्योतिष शास्त्र की और ज्योतिष विधा की और ब्राह्मणत्व की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। बिल्कुल। इसीलिए मैं इस बात को ऐसे मैं ओपनली बड़ा कहता मंच पे, लेकिन इसीलिए इस बात को अभी मैं इस पटल पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो ज्योतिष की गरिमा को और ब्राह्मणत्व की गरिमा को बचा के चलना चाहता हूं। मैं ये कहते हैं ना कि कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे कभी भी देखेंगे किसी व्यक्ति को लेकर के या पॉइंट आउट करके किसी के ऊपर मैंने आज तक टिप्पणी नहीं दी, ना किसी ने मेरे खिलाफ बातें बोली है वीडियोस बना करके, किसी को मैंने अपफ्रंट वीडियो बना करके कुछ किसी के बारे में बोला नहीं, कभी किसी के बारे में अनाप शनाप बोला नहीं। लोग टीआरपी गेन करने के लिए भले बोलते हैं, बैकलैशिंग वाला गेम खेलना चाहूँ तो टीआरपी मुझे भी खूब मिल जाएगी, लेकिन ऐसी चीजें मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों का आपस में लड़ना सबसे बड़ा कमजोरी दुर्भाग्य है, दुनिया उसको के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल। कहते हैं व्याघ्रा ना महती निद्रा, और बाघ अगर अपना निद्रा त्याग दे तो उससे कोई जीत नहीं सकता। इसी प्रकार है कि ब्राह्मण अगर अनेकत्व त्याग दे तो उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई होगा नहीं सकता, यानी विश्व का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो वो चीजें जो लोग हैं शास्त्र को वहीं तोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो वो चीजें छोड़नी चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि मैं बड़ा अज्ञानी हूं और अभी सीखना तो है ही मुझे। लोग सिखाना चाहें तो सिखाइए, लेकिन पटल पर आकर के जिस प्रकार से जनता में जो आप संदेश देना चाहते हैं वो गलत, ब्राह्मण लड़ रहे हैं आपस में, वो गलत है। ठीक है, बाकी शिक्षा के लिए ओपन हो। हाँ, 15 जुलाई से 12 अगस्त का ड्यूरेशन मैंने देखा था, उसमें दंगा और आतंकवाद से क्षति होने का योग दिखाई पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में दंगा 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र के क्षेत्र में धार्मिक तथ्य को लेकर के दंगा होने का योग दिखाई पड़ता है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में खराब होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आदि इसमें एक्सपोज होंगे। कोई बहुत बड़ा स्कैम खुलने वाला है इस छोटे से ड्यूरेशन में, और इस छोटे से ड्यूरेशन में शेयर मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। तो इस छोटे ड्यूरेशन में दोबारा आएगा ऐसा कुछ ज्यादा ही भयंकर आएगा, कुछ ज्यादा ही खराब आएगा। मतलब स्टीम फाइल से भी बहुत भयंकर कुछ आने वाला है, कह सकते हैं एक तरीके से। कुछ बड़ा एक्सपोजर होने वाला है, कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा स्कैम, ऐसी चीजें एक्सपोज होंगी इसी ड्यूरेशन में। 15 जुलाई से लेके 12 अगस्त के ड्यूरेशन में, इनफैक्ट आप देखिए 21 जून से ही शुरू हो गया। 21 जून से 12 अगस्त 2026 के ड्यूरेशन में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। लोग इस चीज से परेशान रहेंगे। इसमें बड़े बड़े स्कैम होंगे, इसको लेकर के बड़ी बड़ी अरेस्टिंग भी होने वाली है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर के बहुत आए दिन हमें अभी समाचार मिलने वाला है। अब वो पीरियड जो है चर्न हो चुका है, और चूंकि मंगल जो है वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं, और इसके साथ ही अभी त्रिग्रही एक राजयोग शुरू हुआ है। ये त्रिग्रही राजयोग जो है ये बड़ा ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग और गुरु, ये 3 ग्रह एक साथ जाकर के बैठ गए हैं, कर्क राशि में बैठ गए हैं। ये बहुत अच्छा है इस छोटे से ड्यूरेशन में, जो कि 12 अगस्त तक रहेगा। ऐसा ड्यूरेशन, इसका जो फल है वो 12 अगस्त तक रहेगा। लोगों को जो बड़े काम करने हो, जो बड़ा डिसीजन लेना हो, इस बीच में ले लीजिएगा। अच्छा। खैर ये जनता के लिए है। 12 अगस्त 2026 से पहले अगर आपके मन में जॉब चेंज का थॉट हो, आपके मन में कोई बड़ा योजना आपको कंप्लीट करना हो, तो इस बीच में उस चीज का एक्शन ले लीजिएगा। अपने बॉस से बात करनी हो, कहीं कोई लेटर देना हो, कोई एप्लीकेशन लगानी हो, चिट्ठी लगानी हो, अर्जी लगानी हो, अभी 12 अगस्त से पहले लगाइएगा। वो काम सफल होता है। गणेश जी का नाम लेकर के लगाइएगा, बड़ा जल्दी काम होगा आपका।
खैर, अगर बात की जाए 15 जुलाई से 12 अगस्त के ड्यूरेशन में ही, तो दिल्ली एनसीआर के ही क्षेत्र में फिर से आतंकवादी पकड़े जाएंगे, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। कोई बड़ी आतंकी साजिश को ये करने आए हुए होंगे, कुछ ना कुछ आतंकी साजिशों में कामयाब होंगे, लेकिन उसके बाद पकड़े जाएंगे, ऐसा भी संभावना दिखाई पड़ता है। ये एक बड़ी खबर होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना जिसको आपने देखा, आपको संकेत मिल गया, लेकिन उसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए, 13 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक में, जैसा मैंने कहा था कि मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है बैंकों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय भी बैंकिंग रिलेटेड कोई बहुत बड़ा बदलाव भारत में आने वाला है, और बैंकिंग रिलेटेड केवल बदलाव ही नहीं आएगा, बैंकों को भारी नुकसान होगा, बैंकों की अफरा तफरी मची हुई होगी। और लोगों को यही कहूंगा कि बैंकों में इस अवधि में ज्यादा पैसे पड़े हो तो ना रखें, गोल्ड में निवेश करना बड़ा ही अच्छा रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा। बैंकों को लेकर के मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जैसा मार्च में हुआ था, योग इस तरह का बना था, तो उस समय एफडी घोटाले हुए थे। अगर आपके एफडी में पैसे पड़े होते हैं उस समय के, तो एचडीएफसी बैंक ने 160 करोड़ का एफडी घोटाला किया था मार्च में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 590 करोड़ का एफडी घोटाला किया था, और कोटक महिंद्रा बैंक ने 150 करोड़ का बैंक घोटाला किया था, एफडी घोटाला। एफडी मतलब कि सोचिए, लोगों ने 50-50 हजार रुपए जमा करके एफडी कराया था। अगर 950 करोड़ रुपए का एफडी लोगों का बर्बाद हुआ, तो एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि कितने हजार लोगों का पैसा एफडी का फंस गया, जिसको आरबीआई गारंटी वाला पैसा देगी या नहीं देगी वो भी गारंटी नहीं है। तो यानी भारी मात्रा में लोगों का पैसा फंसा, और ये वॉर शुरू हुआ है। वॉर के बीच में वो बड़ी जो न्यूज बनने वाली थी वो न्यूज दब गई, और जो अब बवाल उठना चाहिए था वो बवाल उठ नहीं पाया। लोग अपने घर में थालियां बजा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी जिन लोग जो फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने कर रखा है उसको निकाल लेना चाहिए, या फिर कैश जो अपने पास रखना चाहिए, बैंकों में नहीं रखना चाहिए, क्या अभी भी वो पीरियड है? बेस्ट है। अपने पास कैश, क्या मैं तो कहूंगा कि आपको अपने पास कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करवा करके बैंकों के लॉकर में रखना चाहिए। घर पे रखना तो कहीं भी सेफ नहीं होगा। घर पे रखेंगे तो डाके पड़ने लग जाएंगे, पूरे देश भर में रोज डाका पड़ रहा होगा। तो नहीं, घर पे नहीं रखना है आपको, बैंक के लॉकर में पैसे और अपना गोल्ड आदि रखना चाहिए, जो आपके एक्सेस में है। बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर का पैसा है वो एक्सेस में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैंने एक चीज और देखा था कि एक ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन आता है आपका 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। इस बीच में आप देखेंगे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में धार्मिक हिंसा और दंगा होगा, और भारत के पूर्वी भाग में भूकंप आएगा। इसी बीच में मैं ये देख पा रहा हूं कि शेयर मार्केट में कोई फेक न्यूज एंटर करेगा, और फेक न्यूज का प्रभाव ये पड़ेगा दुनिया पर कि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, लोगों के पैसे उसमें फंसेंगे। तो हो सकता है कि आप छोटे क्षणिक लाभ के हिसाब से आप पैसे कमा जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत भारी पैसा खोएंगे, जो अगले 5-6 साल तक रिकवर शेयर मार्केट से नहीं कर पाएंगे। दूर रहना ही मैं सलाह दूंगा आपको। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल के क्षेत्र में बादल फटने का और वहां भारी लैंडस्लाइड का योग है, जिसमें जनक्षति होगी। चूंकि बृहस्पति कर्क राशि में प्रविष्ट हुए हैं 2 जून को, तो 2 जून को बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद से धार्मिक स्थलों पर भीड़ भारी भरी रहेगी। परसों ही आपने देखा कि धार्मिक स्थल पर छत गिर गई और वहां पर काफी लोग मारे गए। इसी प्रकार से बार बार ये घटना पुनरावृत्ति में होती जाएंगी, और इस वर्ष हमें ये दिखाई पड़ सकता है, चूंकि 2013 में जिस प्रकार से महाप्रलय आया था केदारनाथ वाला, उसी प्रकार का कोई महाप्रलय इस वर्ष भी आ सकता है 2026 में। कारण है कि जो शनि महाराज की शनि जयंती आई थी और वट सावित्री पूजन, ये तीनों चीजें शनिवार के दिन ही अवृत हुई, जो कि 2013 में से पहले हुआ था। 2013 वाली चीज दोबारा रिपीट होना एक प्रकार से प्रलयंकारी संकेत है। और 2014 में जो गतिविधियां बनी थी, जिस समय बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए थे, तो वो चीज फिर से आवृत हो रही है 2026 में। उस समय दतिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में भगदड़ मचा था, और वहां पर सैकड़ों लोग चल के मारे गए। इलाहाबाद में उस समय कुछ कुंभ से संबंधित घटना चल रही थी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण लोग मारे गए थे।
धार्मिक स्थलों पर जब जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश हुए हैं, बहुत भारी भीड़ पहुंचती है और भगदड़ मच जाता है। तो साल के बचे हुए भाग में भारी भगदड़ और धार्मिक स्थलों पर जन क्षति सामूहिक तौर से हमें देखने को मिलेगी। मैंने कहा था 2025 में ही कि आप देखेंगे कि इस 2026 में अग्नि कारक योग तांडव बनाएगा, अग्नि का तांडव होगा। वो जो तांडव है, आपने देखा कि हर दूसरे दिन आग से जल करके सामूहिक रूप से लोग मारे जा रहे हैं। अभी दिल्ली में हुआ, हाँ, लखनऊ में जस्ट अभी हाँ, परसों कल हुआ। और ये जो आंकड़ा है, ये 1500 लोगों का आंकड़ा क्रॉस करेगा केवल भारत के अंदर, उसके बाद ये रुकेगा। 900 लोगों का आंकड़ा पिछले साल था, 1500 लोगों का आंकड़ा 2026 में है और तकरीबन 2500 लोगों का आंकड़ा 2027 में। यानी सन 2027 में ऐसी बड़ी बड़ी अग्नि की कांड होंगी, अग्नि की घटनाएं होंगी, जिसमें 2500 से ज्यादा लोग सामूहिक रूप से केवल भारत के अंदर मारे जा सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर मंथ होगा या फिर वो साल के अंदर? ये संपूर्ण जो साल है ये विस्फोटक है और 2032 तक का समय विस्फोटक प्रवृत्ति का रहने वाला है। अच्छा, आपकी सुमिताचार्य जी की जो भविष्यवाणी है, उससे लोग डरे या तैयार रहे या उन्हें सिर्फ एक संभावना मानकर सचेत हो जाएं? देखिए, डरने जैसा कुछ है नहीं। कहते हैं कि जो होगा सो होगा, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट किया नहीं गया। ऐसा नहीं कहा गया है कि खास इस व्यक्ति के ऊपर ये वाली घटना घट जाएगी कि वो व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न हो जाए। जब तक बात जन समुदाय की होती है, तब तक लोग रोमांच के साथ में ज्योतिष के प्रभावों को देख रहे होते हैं और अभी तक ये रोमांच का ही विषय है लोगों के लिए। मैंने अभी तक किसी को डरता हुआ नहीं देखा। जब बातें होती हैं तो लोग कहते हैं इन्होंने कहा, नहीं होती हैं इनकेस तो लोग कह रहे हैं कि अरे इन्होंने कहा था, कहाँ है नहीं हुआ। रोमांच के रूप में या चैलेंज के रूप में लोग ज्योतिष को देखते हैं, हर किसी ज्योतिषाचार्य की बातों को, लेकिन जब तक वो उनके निजी जीवन के ऊपर ना कहा जाए। निजी जीवन पे आने के बाद वो टेंशन का विषय बनता है और वो फिर गलत है। अगर आप निजी जीवन पर लोगों को भय उत्पन्न करवा दें, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे भय नहीं, कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असतो माँ सदगमया, मृत्यो माँ अमृतम गमया। तो मृत्यु से अमृत की तरफ आपको ले जाना है। तो निजी जीवन में तो अमृत का ही विस्तार हो, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं जन समुदाय में, देश दुनिया में कौन सी बड़ी क्षति हो सकती है, ये जानना जरूरी है। ज्योतिषीय एंगल से आप जब जान रहे हैं कि फायर से इंसिडेंट है, आपको पता है कहाँ निवेश करना है, आपको पता है वाटर से अगर क्राइसिस होगा, आपको पता है निवेश कहाँ करना है। तो जो निवेशक इस वीडियो को देखते हैं उन्हें एक अलग एंगल मिलता है ज्योतिषीय गणनाओं का, जिसको हो सकता है कि उस एंगल से और चीजों के साथ कोरिलेट करके वो डिसाइड कर सके कि कहाँ मुझे निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, किस क्षेत्र में ज्यादा जाना है, किस क्षेत्र में कम जाना है। आपके पिछले वीडियोस में भी थे कि भाई सोना अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा ठहर के खरीदना है, तो लोगों ने वीडियो देख देख के भी बहुत सारा उसको निर्णय लिया। नहीं, मैंने कहा है सोना खरीदना है और भर भर के खरीदना है। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं? खरीदने का ही पीरियड है, ये खरीदने का पीरियड है। हाँ, जो आपने कहा एफडी से निकालो और सोना खरीदो, उसको फिक्स कर दो। हाँ, और रियल एस्टेट में निवेश करने से रुकना है। रियल एस्टेट में निवेश करना है तो सितंबर 2027 का इंतजार करिए। शनि को मीन राशि से निकल जाने दीजिए। मेष में शनि प्रविष्ट होंगे तो शनि नीच के होंगे। रियल एस्टेट मतलब शनि, लोहा लक्कड़ का जितना काम होता है वो सब शनि। तो शनि जब नीच के होंगे तो उन तथ्यों में हानि होगी। हानि होने का मतलब उनका रेट नीचे जाएगा। जब रेट उनका नीचे जाएगा, 2.5 साल तक का आपको समय मिलेगा रियल एस्टेट में निवेश करके अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। तांबा में निवेश करना ज्यादा उचित रहेगा। अभी तांबा में आप निवेश करिए। अग्नि का योग है ना, अग्नि का योग 2027 के सितंबर तक तांबे में निवेश करने से आपको लाभ देगा और 2032 तक अगर आप तांबा होल्ड कर पाए तो आपके वारे न्यारे हैं। जैसे लोग चांदी के स्लैब्स खरीदते हैं, वैसे तांबे का स्लैब 10-10 किलो का भी आप आराम से खरीद सकते हैं। कौड़ी के भाव पे मिल जाएगा, आप उसको खरीदिए, अपने घर में या कहीं भी स्टोर करके तांबे का स्लैब्स रखिए और 2032 में मुझे आके धन्यवाद कहिए। चलो, बहुत बढ़िया। जो दर्शक देख रहे हैं वो ऑब्वियसली भाई तांबा को आप संग्रह कीजिए। दूसरी चीज, 30 लाख दर्शक लोग देख रहे हैं, अपना सब्सक्राइबर है। जी हाँ। तो आप शशिकेश रंजन की भविष्यवाणी अभी ऑनलाइन बैठ के अगर करना चाहेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? शशिकेश रंजन की भविष्यवाणी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके तारों को आगे ही जाता हुआ देखूंगा और कामना भी करूंगा कि आपके सितारे आगे की तरफ बढ़ें। आपने बड़ा अच्छा ये कर रखा है कि आपने कर्ण भेदन संस्कार कर रखा है, जो बहुत लोगों में देखने के लिए नहीं मिलता है। हम लोगों को कर्ण भेदन कराया जाता है तो बस टच करवा करके हटवा दिया जाता है, लेकिन आपने बकायदा कुंडल धारण किया हुआ है। इसका प्रभाव तो मिलेगा आपके जीवन में और शुभ चीज़ें होंगी। मैं तो ये कहूँगा इनफैक्ट कि जब तक रोग ना लगे तब तक डॉक्टर के पास नहीं आइए।
क्योंकि अभी अभी कोई टेंशन वाली बात निकल जाए बाई चांस तो बिना हाँ। मतलब का टेंशन होना है। नहीं नहीं, फिर भी कुछ ऐसा जो मुझे याद रहे और मेरे दर्शकों को याद रहे कि भाई राशि कौन सी है आपकी? वृश्चिक, स्कॉर्पियो। आपकी वृश्चिक राशि है। देखिए बृहस्पति अभी उच्च के बैठ गए हैं, और चूंकि बृहस्पति आपको पता हो कि जहाँ जहाँ पे बैठे हैं वो मंगल का घर है। और सॉरी, बृहस्पति जहाँ पे अभी बैठे हैं वहाँ मंगल जब पहुँचता है तो नीच का हो जाता है, और वहाँ एक ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। कोई बड़ा निर्णय अगर आपको लेना हो, बहुत बड़े अगर फैसले लेने का सोच रहे हैं, तो बृहस्पति को कर्क राशि से निकल जाने दीजिए। तो वो समय कब का होगा, कब? ये 1 वर्ष रहेंगे बृहस्पति। एग्जैक्ट डेट एक बार देखना पड़ेगा, 1 वर्ष के आसपास का इनका जो अंग्रेजी महीना होता है उसमें 1 से 1.25 वर्ष तक चला जाता है। तो उसको देख करके बृहस्पति जब कर्क से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको लाभ होगा, और ज्यादा लाभ होगा। अभी तत्काल बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। ठीक है, मैं एक निर्णय लेने वाला था लेकिन मैं उसको होल्ड करता हूँ। दूसरा, चलिए मैंने अपने बारे में पूछ लिया। जो दर्शक अभी देख रहे हैं जी। तो आपको कुछ ऐसी पूरी दुनिया को कुछ भविष्यवाणी बतानी हो, कुछ ऐसा उनको बताना हो जो वो करे और ना करे, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने कहा था कि नंदी की सेवा आप सभी को करनी चाहिए। नंदी की सेवा करने से भविष्य के जो खुले हुए दरवाजे, बंद दरवाजे होते हैं वो खुल जाएंगे। आपको नंदी भगवान को किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं तो नंदी भगवान के लिए गुड़ और चना दाल लेकर के निकलिए और नंदी महाराज को खिला दीजिए, और चाहे गौ माता को खिला दीजिए। आप जिस काम से निकले होंगे वो काम आपका सफल होगा। जब भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होंगे, मान लीजिए किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कोई काम वहां पे बनना है आपका, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। केवल बोलना है, प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब आपका पहला कदम चौखट पार कर रहा होगा तभी ये मन में आपको उच्चारण कर लेना है। देखिए, भारत में हर व्यक्ति तांत्रिक है और तंत्र हर किसी को आता है। तंत्र मतलब जो जीवन शैली में हम छोटे छोटे धार्मिक बदलाव लाते हैं वही तंत्र है, टूल्स है। तो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जैसे प्रवेश करते समय एक मंत्र आपने बोला है, तो ये एक तंत्र है। इसी प्रकार से तंत्र में होता है मारण, इसको हटा देते हैं, मोहन पकड़ लेते हैं, वशीकरण पकड़ लेते हैं, उच्चाटन, विदेशवन, ये और सम्मोहन, स्तंभन। तो ये जो षडमार्ग होते हैं, 6 मार्ग तंत्र के होते हैं, इन मार्गों को सीखना बड़ा जरूरी है। जब आपको ये चीजें करनी आएंगी, मारण छोड़ करके बाकी सारी चीजें आप अगर सीख जाएंगे तो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। मतलब आपको जहां भी आप कदम रखेंगे वहां से कुछ ना कुछ आप प्राप्त करेंगे। तो मतलब क्या वशीकरण सही में होता है? वशीकरण एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बात ये होता है इसमें कि हर कोई कर नहीं सकता। वशीकरण करने के लिए ये तरीका नहीं है कि आपने फलाना राई का 5 दाने अपने मुंह में रख लिया और फलाना मंत्र आपने बोला और आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वशीकृत हो जाएगा। वशीकरण के नियम शास्त्रों में हैं, चाहे आप बगला ब्रह्मास्त्र की किताब पढ़िए, वशीकरण के नियम हैं। आप बटुक भैरव के संहिता पढ़िए, उसमें वशीकरण के नियम हैं। लेकिन कैसा है कि जो आप वशीकरण वहां सीखते हैं, वहां पर जो मंत्र बताए जाते हैं वो मंत्र को गुरु से प्राप्त करके उसको पहले सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने का अर्थ यह हुआ कि ग्रहण के काल में या फिर दीपावली की रात को आपको उस मंत्र का पुरस्चरण पाठ करना पड़ता है। पुरस्चरण लगभग 25,000 का रहेगा, किसी का कोई मंत्र का 5 लाख जाप का रहेगा। तो पुरस्चरण जाप करके उस मंत्र को सिद्ध करके उसके बाद उसको प्रयोग किया जाता है, तो तब वो काम करता है, अन्यथा नहीं तो करता। ये जो इंस्टा बाबा लोग बने हैं कि बस आप 24 घंटे में नकली जो महिला है एकदम खींची चली आएंगी, नकली। और ये जिस तरीके से उस तरीके का प्रलोभन दे करके जो वो वशीकरण का प्रचार कर रहे हैं वो धर्म के खिलाफ है और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली वो बात है। इनके खिलाफ सख्त मुकदमा होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो ऐसी बातें करते तो हैं। सुमिताचार्य पहल करेंगे इसमें? मैं करूंगा पहल। मैं गुरुकुल चलाता हूं, बकायदा सुमिताचार्य गुरुकुल चलाता हूं मैं। और गुरुकुल का उद्देश्य एकमात्र है कि धर्म को लेकर के जितना आडंबर और ढोंग चलता है उसको हटा करके हाईटेक तरीके से इन चीज़ों को सबके सामने लाया जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश के युवा में वो शक्ति है कि वो पूरे विश्व को जीत सके। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है, ये जो ड्रगिस्ट समाज जो आ गया है हमारे देश में, जो स्कूलों के अंदर ड्रग का प्रचार, स्कूलों के अंदर जो कैथोलिक तरीके से जो स्कूलें चल रही हैं, जो इंग्लिश वाली जो स्कूलें चल रही हैं, वहाँ पर जिस प्रकार का कल्चर हो जा रहा है, पॉप कल्चर स्कूल में आ गया, तो वो सारी चीज़ों का बहिष्कार करके धार्मिक तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सच्चा हिंदू वो है जो बुद्धि से बड़ा विलक्षण है। सच्चा हिंदू वो है जिसकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। तो वो हिंदू अगर थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ लेगा, तो मुझे लगता है कि जितने नासा आदि के रिसर्चर बैठे हैं उससे कई ज़्यादा आगे निकलेगा। आप देखिए खुद ही कि भारत से जीमेल के फाउंडर भारत से, हॉटमेल के फाउंडर भारत से, बड़े बड़े जितने चीज़ें हैं
जितनी बड़ी कंपनियां चलती हैं आईटी के, सबके फाउंडर भारत से। तो ये भारत के अंदर की जो शक्ति है उसको लोग हार्नेस कर ले रहे हैं। वो चीज़ें तब हटेंगी जब गुरुकुल का यहाँ प्रचार होगा। मैंने जो बनाया है उसका ये उद्देश्य है कि गुरुकुल विथ रोबोटिक्स एंड एआई, मतलब गुरुकुल पद्धति को आप अगस्त संहिता के जैसा पढ़ेंगे, रोबोटिक्स और एआई सब पढ़ेंगे और साथ में नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आप समावेश करके आगे गुरुकुल में वो सम्मिलित और करेंगे। ऐसी जो अधार्मिक चीजें हैं, अधार्मिक जो तथ्य होते हैं उनका बहिष्कार करेंगे और वो बड़ी जरूरी चीज है। तो क्या अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल, हल्का सा टच करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो क्या भारत की राजनीति में कोई ऐसा नया चेहरा जो आपको लगता है वो उभर कर आ सकता है? देखिए, बिहार हमारे झारखंड से एक एग्जिस्ट करते हैं जयराम महतो। बहुत अधिक चांस है कि जयराम महतो केंद्र की राजनीति भी करने लग जाएंगे आने वाले समय में। अचानक उनके पास बड़े ऑफर्स आएंगे और केंद्र की राजनीति करने का बड़ा योग है। हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अभी तत्काल, भजन लाल शर्मा जी, तो शर्मा जी अचानक से पद अपना छोड़ सकते हैं, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जिस काल में उन्होंने शपथ ग्रहण करा था वो अल्पकालीन योग था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अचानक अपना पद छोड़ सकती हैं, जिस काल में उन्होंने भी शपथ ग्रहण करा था वो भी अल्पकालीन था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी, मोहन यादव जी की भी सत्ता हाथ से जा सकती है अल्पकालीन। 3 सीएम के बारे में आप 23 तारीख को बहुत बड़ा हाँ और बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, और इसके साथ में उभरते हुए सितारे के रूप में राघव चड्ढा हमें दोबारा दिखाई देंगे, क्योंकि उनके कुंडली में मुख्यमंत्री का योग बड़ा प्रबल है। तो क्या दिल्ली के सीएम बनेंगे? देखिए, संभावना दिल्ली चाहे पंजाब की हम लगा सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि 2027 के आगामी चुनाव में बहुत अधिक संभावना है कि भाजपा वहां पर अपना परचम लहराए पंजाब में, क्योंकि पूरा देश जो है स्टेट वाइज, सेगमेंट वाइज भाजपामयी भगवामयी होता जा रहा है। पंजाब अछूता रह गया है, पंजाब भी भगवामयी होगा और 2027 वाले चुनाव में यूपी पुनः भगवामयी होगा। तो आप ये जो आपने पिछली बार जो भी कहा था पॉडकास्ट शुरू होने में कि भाई ये अखंड भारत बनेगा, हाँ, तो क्या ये भगवा की वजह से अखंड भारत बनेगा? देखिए, अखंड भारत बनने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां छूट, कहते हैं ना कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो छोटी सी गिलहरी भी राम लिख करके पत्थर फेंक रही थी। तो हर जो छोटी छोटी इंसिडेंट होंगी वो सब एक साथ वही सहायक बनेंगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ब्रह्मांड में रैंडमनेस जैसा कुछ होता है। जो होता है वो परफेक्ट होता है और एक दिशा में चल रहा होता है, धीरे धीरे होता है, फिर बाद में वो सारी चीजें दिखती बाद हैं। में वो विराट रूप पकड़ता है। ठीक है, एक सवाल और है कि क्या मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा युद्ध होगा आने वाले समय में या हमारा नैतिक पतन? देखिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा नैतिक पतन है। अगर आपका कहते हैं कि अगर आपके अंदर नीति नहीं है तो आप पशु से भी खराब हैं, क्योंकि मनुष्य को नीति दिया गया था ताकि वो समस्त संसार का पालन करे और सब कुछ अच्छे से चला सके। लेकिन नीति खत्म हो गई लोगों के अंदर का संस्कार खत्म हो गया, दान की भावना लोगों में खत्म हो गई, दया की भावना खत्म हो गई। तो वहीं से मनुष्य का पतन शुरू हो जाएगा। युद्ध क्या बिगाड़ेगी मनुष्य? अभी आप खुद ही देखिए कि अपने अपने घरों से लोग छतों से कूद करके जान दे रहे हैं। लोग अपने आप से नहीं जीत पा रहे हैं, दुनिया से क्या जीतेंगे? लोग पति पत्नी में आपस में ही नहीं जीत पाते, कोई एक जान दे देता है, कोई एक डाइवोर्स दे देता है, अलग हो जाते हैं। तो इसका लोग अपने आप से नहीं जीत रहे हैं। तो इसका मतलब अपने मन को जीतना नहीं, अपने मन को वश में नहीं करना। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? मन या फिर कोई वो ग्रह है जो उनको उस दिशा में लेके जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि धार्मिक पतन। धर्म का जैसे जैसे पतन होगा वैसे वैसे प्रकृति में विनाश आएगा। लोगों ने धार्मिक किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, लोग नाना प्रकार की चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। पूजा पाठ की परंपरा खत्म हो गई है। मैं कई बार देखता हूँ, एक बार मुझे खुद ही एक का पूजा का संकल्प लिवाना था। मैंने कहा था कि आपको सोमवार को जो पूजा है उसमें आपको संकल्प से पहले आपको कुछ खाना नहीं है, फल फलाहार केवल खा सकते हैं, कुछ खाइए मत वैसा। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है करते हैं, तो फल समझ करके अंडा खा लिया उन्होंने। कह रहे हैं हम तो अंडा खा चुके हैं केवल। तो ये कौन सा मतलब? बताइए, भारत में ये हालत है। भारत में लोगों को आचमनी नहीं पता, भारत में लोगों को लोटा नहीं पता, भारत में गंगा जल को रखने के लिए लोग सीधा प्लास्टिक के बोतल से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, धर्म खत्म हो गया है, तो कहाँ से नीति? कौन सिखाता है कि आपको ये जो सामने बैठी महिला है वो आपकी माँ है? धर्म। सामने बैठी महिला है, उनके साथ क्या व्यवहार करना है, वो आपकी बहन है? धर्म। पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना है? धर्म।
तो वो सारी चीजें धर्म सिखा रही है, धर्म से आप सीख रहे हैं। अब धर्म का ही पतन होगा तो माँ कौन, बहन कौन, पत्नी कौन, बेटी कौन। इलॉन मस्क को देख लीजिए ना, धार्मिक पतन का एक बहुत बड़ा उदाहरण इलॉन मस्क और इलॉन मस्क के पिताजी हैं। इलॉन मस्क की एक माता, इलॉन मस्क की 2 माताएं या 3 माताएं हैं, एक माता उनमें से उनकी खुद की बहन है, इलॉन मस्क की अपनी बहन उनकी माता भी है। लेकिन तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया सुमिताचार्य जी, ये कैसे, मतलब कौन सा ग्रह उसके पास है? देखिए ग्रह जब आपके नियंत्रण में आते हैं तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। बनने का रिचेस्ट इतिहास में है रावण। रावण से ज्यादा रिच नहीं बना इलॉन मस्क, सोने की लंका थी रावण के पास में, लेकिन आज उसको हम किस रूप से जानते हैं, राक्षस के रूप से जानते हैं। तो एक प्रकार से कोई असुर है, और असुर अगर आगे बढ़ जाएगा तो क्या हम असुर को मानने लग जाएंगे, असुर की पूजा करने लग जाएंगे, उसके आचरण को मानने लग जाएंगे? रावण आगे बढ़ गया, रावण के पास सोने की लंका आ गई, तो क्या हम रावण की पूजा करते हैं? क्या इतिहास में कभी रावण की पूजा हुई है उस तरीके से? हाँ, ब्राह्मण के रूप में भले सुशोभित करके उनको कहीं कहीं पूज दिया गया, लेकिन ब्राह्मण के रूप में पूजा गया, चूंकि वर्ण संस्कार से ब्राह्मण होना उनके लिए पूजनीय पात्र बन जाता है। हाँ, और लेकिन क्योंकि बहुत बौद्धिक भी थे, बहुत ज्ञान भी था। हाँ, लेकिन इलॉन मस्क को क्यों पूजेगा लोग? हाँ, उनकी बुद्धिमत्ता लोग सीख सकते हैं, उनके स्ट्रैटेजी लोग सीख सकते हैं बिजनेस वाली, लेकिन एज अ व्यक्ति अगर देखा जाए, एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, तो वो तो बड़े बेकार आदमी है। और कहीं से भी मतलब कोई व्यक्ति मतलब इस तरीके का है तो कहीं ना कहीं पतन की तरफ ही अग्रसर है। और पतन ही, जो आदमी 6 शादियां कर ले, जो आदमी इस प्रकार का जीवन शैली जिए, तो ठीक नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा ट्विटर को चेंज करके एक्स कर दे। हाँ। ठीक है, अब हम लोग कुछ राशियों पे आते हैं सुमिताचार्य जी। तो क्या कुछ राशियां ऐसा हैं जो 2026 अभी मीड में हम लोग हैं और 2027 तक उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है? कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं? देखिए, 2027 तक अगर सचेत रहने की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि राहु बैठा हुआ है अभी कुंभ राशि में, और कुंभ राशि का जो बैठा हुआ राहु है वो आपको भ्रमित कर रहा है। कुंभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये राशियां भ्रमित रहने वाली हैं। यानी दिमाग में इतना भ्रम भरा रहेगा, नकारात्मक विचार इतने ज़्यादा आते रहेंगे, कुछ भी पॉजिटिव करने जाएंगे नकारात्मकता पहले विद्यमान होंगी। पहले आपको अपनी नकारात्मकता पर विजय पाना है, क्योंकि राहु जब आपकी राशि में बैठा है तो ये मैनिफेस्ट बड़ा जल्दी करवाता है। जो नकारात्मकता मन में आएगी वो हो सकता है घटित हो जाए, तो उसको घटित ना होने के लिए आपको सकारात्मक सोचना है। नकारात्मक विचार मन में आए हों इन राशियों के मन में, तो एक मंत्र बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उसको लिखिए, चाहे आप पेन पेपर ले करके रोकिए वीडियो और फिर प्ले करके लिखिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। और तुलसी माता का ध्यान करके उनको वो थॉट, अपना जो सोच आया दिमाग में, उसको अर्पित कर दीजिए। ये सभी राशि भी कर सकते हैं, अनन्य बाकी राशि भी इस बात को करें। मन में नकारात्मक विचार आया, फटाफट तुलसी जी को सौंपिए ये वाला मंत्र बोल करके। ठीक है, वो 5 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए आने वाले 5 महीने बहुत बम्पर रहेंगे? मेष राशि, वृश्चिक राशि आपकी वाली, कर्क राशि और मीन राशि जबरदस्त रहने वाला है। बड़े बड़े जो खास करके देखिए, इसमें कैसा है कि जो डिसीजन लेने हो, आपको कोई खास डिसीजन हो लाइफ में, शिक्षा संबंधित कोई नया स्किल सीखना हो, उसको लीजिए। बड़े काम करने हो तो कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे एक वृश्चिक राशि, मकर राशि के जातक अभी हॉल्ट करेंगे बृहस्पति के कारण। बाकी जो राशियां बच गई हैं, कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये बड़े निर्णय ले सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, बड़े स्टेप लेने हो, शादी का निर्णय आदि भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पारिवारिक जीवन में जो ये राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि और सिंह राशि, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान चल रहा हो, तो उस परिवेश में आपको आकाश की तरफ मुख करके जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे को आपको चीनी मिला करके जल देना है रात के समय। ओके। ध्रुव तारा की तरफ आप उत्तर की तरफ मुख करिए और ध्रुव तारा का ध्यान करके, दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो भी उत्तर की तरफ आप जल गिरा दीजिए ध्रुव का नाम लेते हुए। घर में स्थिरता आएगी, पैसे नहीं टिक रहे हैं तो पैसे टिकेंगे, और परिवार में जो क्लेश चल रहा था वो परिवार स्थिर रह के संयोजित तरीके से चलेगा, क्योंकि ध्रुव इकलौता तारा है पूरे आसमान में जो सभी तारों को बांध के रखता है। आप देखेंगे ध्रुव स्थिर रहता है और सभी तारे उसका चक्कर काट रहे होते हैं। चक्कर तो पैसे से याद आया, आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि वो क्या चेक है,
वो चेक से आप लोगों को करोड़पति बना दे रहे 11 दिनों में, ऐसा कुछ? नहीं, 11 दिनों का करोड़पति का नहीं है, पर वो मैनिफेस्टेशन करने का एक चेक का तरीका है कि चेक के ऊपर आप जो अमाउंट चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, जो लग रहा है अभी अचीवेबल गोल है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार मतलब में पूरे लाइफ में 50,000 या महीने करोड़- में? नहीं, अभी अगले आने वाले 5-6 महीने में जितना आप कमाना चाह रहे हैं वो अमाउंट आप उस चेक के ऊपर लिखिए। एक चेक लीजिए ब्लैंक, उसके ऊपर वो अमाउंट लिखिए, अपने खुद को वो चेक डिपॉजिट करता हुआ नाम लगाइए उसमें। उस चेक को आपको चीनी के पानी में डुबा देना है और डुबा करके उसको निकालना है और उसे सूखने के लिए डाल देना है। जब वो सूख जाए तो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आपको वो चेक रख देना है। आप ये करिए, बड़ा लाभ होगा इससे। जो पैसा आप चाह रहे थे, जितना अमाउंट चाहते हैं आपके पास आए, वो आने का योग बन जाता है। बड़ा अच्छा मैनिफेस्टेशन का ये टेक्निक है। इसके साथ में एक जल निर्माण करता हूँ मैं, जिसको आचार्य जल मैं कहता हूँ। वो जो जल निर्माण करता हूँ, वो जल मैं विशेषतः एक सिद्ध पीठ पर बैठ करके और लोगों की मैनिफेस्टेशन करने के लिए एक तरह का जल निर्माण करता हूँ, जिसमें जो पहले के समय में आप देखते होंगे कि ऋषि मुनि महात्मा आदि हाथ में अपने जल लेते थे। आशीर्वाद देना हो तो जल से आशीर्वाद, या फिर श्राप देना हो तो भी जल अभिमंत्रित करके श्राप। यानी वो जो जल है जो तैयार हुआ उनके हाथ में, जिसके ऊपर भी वो छींट दिया उन्होंने, उसके साथ वो घटित हो जाता था। तो उसी प्रकार से लोगों का सौंदर्य वर्धन हो तो उसके लिए जल है। जिस प्रकार से लोगों का कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जब घर से निकलती हैं, ऑफिस जा रही हैं, तो उनको ये महसूस हुआ होगा कि किसी नए ऑफिस में प्रवेश करने के बाद जैसे वो 6 महीने पहले या 1 साल पहले जैसे दिखती थी, अब वो नहीं दिख रही, तो किसी की बड़ी बुरी नज़र लग जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जल, इस प्रकार से भी जल तैयार करने का भी पद्धति मैंने शुरू किया, ताकि लोगों तक वो जो प्राचीन श्राप और आशीर्वाद की जो विधा है वो लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी भी चीज़ें शुरू करी, क्योंकि सनातन जगत में इन चीज़ों का विलोप होता जा रहा है समय के साथ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी देखते हैं। जैसा आपने तिलक लगाया है जी, तो और उसके साथ साथ आपने ये माँ कामाख्या का ये तिलक है, ये त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड करते हैं। हाँ। तो अगर ये आम इंसान लगाता है तो उसको क्या क्या फायदा मिलेगा? देखिए, कहते हैं कि जब आप शंकर का पूजा करना चाहें तो त्रिपुंड धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का जो पूजा करते हैं तो आपको शंकर के जैसा दिखना पड़ता है। तो त्रिपुंड धारण करने से शांति प्राप्त होती है और वैराग्य प्राप्त होता है और बुद्धि बहुत विलक्षण होती है। त्रिपुंड धारण करने के 2 चीज़ें हैं, या तो आप इस तरह से दृष्टा मतलब दिखने वाला त्रिपुंड धारण करिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, नहीं अलाउड है इतना बड़ा तिलक लगाना, तो गंगा जल से धारण करिए। कितने पॉडकास्टों में आप देखेंगे मेरे माथे पे त्रिपुंड नहीं दिख रहा है, वो गंगा जल से लगा हुआ होता है। गंगा जल हाथ में लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए गंगा जल को 3 बार ऐसे मिलाइए हाथ में, और अपने ये अनामिका और मध्यमा उंगली से ऊपर की 2 लकीरें बनाइए, और जो निचली लकीर होती है उसको तर्जनी उंगली से इस प्रकार से चंदन या भस्म लगा करके नीचे की लकीर बनाइए, और बीच में शक्ति का, देवी का, दुर्गा का, या जैसे मैंने माँ कामाख्या का लगाया है, तिलक धारण करिए। और कहाँ तो कंठ पे, हृदय पे, नाभि पे और पीठ में, बाजुओं में, हाथ पर, बाजू में, हाथ पर और कान में, इन जगहों पर आपको तिलक धारण करना चाहिए। ठीक है। अब सुमिताचार्य जी से एक आखिरी सवाल ये है कि अगर सुमिताचार्य जी को बताना हो कि दुनिया कैसी होनी चाहिए और 2027 कैसा होगा और सचेत करना चाहिए, तो वो क्या होगा? 2027 विस्फोटक है। 2026 से भी 2026 से अधिक। 2026 विस्फोटक योग लेकर के आया था, लेकिन 2027 में जिस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं वो और भी ज़्यादा विकट होंगी, क्योंकि 2032 तक बढ़ते क्रम में, 2025 से बढ़ते क्रम में शुरू हुई है ये चीज़। 2025 से ज़्यादा 2026, 2026 से ज़्यादा 2027 से ज़्यादा 2028। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हमें बहुत सारे विनाश वाली चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए मैंने लोगों को कहा कि कब रुकना है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से, कब आपको सोना खरीदना है, कब आपको कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है। लोगों के मन में जो भ्रम हमेशा उत्पन्न होता है कि मैं डराने के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, नहीं, आपको आइडिया देता हूँ कि कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा, और किस क्षेत्र में जाने से आपको क्षति है, कहाँ जाने से आपको फायदा है, वो सारी बातों के बारे में आप जान जाते हैं। तो इससे बढ़िया विज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करके इतनी सारी चीजें कर लेते हैं। और एक और सवाल है, ये जब मैंने लोगों को डाला ऑनलाइन कि मैं सुमिताचार्य जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बाज है, बाज का राज पूछिएगा। नीलकंठ है, नीलकंठ का राज पूछिएगा कि बेसिकली ये क्यों अपने हाथों में डालते हैं। देखिए, सिद्ध धातु होता है,
जैसे मेरी इच्छा थी बड़ी कि मैं शंकर जी का त्रिशूल लेकर के चलूं, लेकिन फ्लाइट में और ट्रेन में आपको त्रिशूल लेकर के घूमने नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर मैंने एक प्रतीक शिव जी का नीलकंठ धारण किया, और ये मैं तब अपने साथ विशेषता रखता हूँ जब मैं ज्योतिषीय बातों को प्रतिपादित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर अवस्था में इसको मैं लेकर के घूमूं। ये कुछ इस प्रकार से है, इसको आप रख भी सकते हैं। जब कभी आप किसी बाहर की जगह पर हैं, जैसे रात्रि के समय मैं पूजा करता हूँ, तो इसको मैं उल्टा रख करके इसी में दिया जला लेता हूँ। देखिए दिया का भी शेप ले लेता है, इधर से ये दिया है, ऊपर से ये नीलकंठ है, इसको ऐसे मैंने धारण कर लिया, तो ये शस्त्र भी है। आवश्यकता पड़ती है तो देखिए एक प्रकार से मुझे अगर आप कप पकड़ाएं तो ये एक बड़ा शस्त्र बन जाता है। इससे अगर कप एक बार में ऐसे टूट जाए तो मैं तो कहता हूँ कि हर सनातनी को अपने साथ एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए, ताकि वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो सुमिताचार्य को ऐसा क्यों लगता है कि उनको शस्त्र की जरूरत पड़ेगी? देखिए हर धर्मार्थ व्यक्ति हो, कोई चाहे कोई देवी देवता हो, हर किसी के पास एक शस्त्र सुशोभित रहता है। शस्त्र कहीं ना कहीं से आपको शक्तिशाली प्रतीक देता है समाज में, और शस्त्र जिसके पास है, बिना मतलब का अनावश्यक लोग आपके साथ जाकर के चुटकी ना लेंगे। क्योंकि आजकल ये जरूर देखा गया है, जिस प्रकार से किताबों का प्रचलन है, बड़ा निंदा करता हूं मैं उन कहानियों का जहां पर दिखाया जाता है सुदूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, और ब्राह्मण की बड़ी चुटिया थी, वो चुटिया को लोग खींच देते थे। अब ये बातें ब्राह्मण को एक हास्यप्रद विषय बता दिया गया, हंसने का पात्र के रूप में, जिसका सम्मान होना चाहिए। नारद मुनि ने नारद पुराण का रचना करा, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक सूत्र हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उस सूत्रों को निकाला है। पाई जो भी पढ़ते हैं, ग्रीस का जो हम पढ़ते हैं कि ग्रीस से आया 22/7, वो नारद पुराण में लिखा हुआ है। पैथागोरस थ्योरम नारद पुराण में है, ट्रिग्नोमेट्री नारद पुराण में है। वैसे नारद मुनि जिन्होंने नारद पुराण की रचना करी है, पहले ज्योतिषी नारद मुनि ही थे। तो इतने बड़े ऋषि मुनि को भी हास्यप्रद और कॉमेडी का पात्र दिखाया टीवी मीडिया ने, सीरियलों ने, और जिसने एक प्रकार से धर्म की गरिमा को खंडित किया। तो अगर धर्म की गरिमा बचानी है तो शस्त्र बड़ा जरूरी है। अनन्य लोगों को देखिए कितना शस्त्र लेकर के, आप तो रक्षा के लिए शस्त्र रख रहे हैं, और अनन्य जितने लोग हैं, जितने बाकी नाना प्रकार के धर्म के लोग हैं, वो शस्त्र को बकायदा लहरा रहे हैं, और देखिए कितने देशों को निस्तनाबूद करते घूम रहे हैं। तो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी ना ले सनातनी, तो फिर दुर्बलता कहलाएगा वो बात, कि आपके सामने आपका कोई क्षति करके चला जाए, आप उसका कुछ ना बिगाड़ सकें। मैं तो ये मानता हूं कि कोई आपके तरफ तिनका भी चलाए तो उसके ऊपर पत्थर से प्रहार होना चाहिए। ये सुमिताचार्य जी हैं, जिन्होंने अब तक के जितने सवाल आपने पॉडकास्ट में देखे होंगे, बहुत ही एक तो नॉर्मल होता है कि आपको वो आगाह करते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये डरा रहे हैं और इनकी भविष्यवाणियां गलत होती हैं, तो ये जो भी कहते हैं वो पढ़कर कहते हैं। और दूसरी, आज का जो युग है वो सही बात है, अपना प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों को अवेयर किया, बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है वो ज्योतिष और वेद और पुराण को बिल्कुल समझ के उनको आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जाके आप किसी भी प्रबलता से और किसी भी सक्षम से किसी चीज़ों को पा सकते हैं। तो आज हमने कई सवाल पूछे, कुछ जवाब डराने वाले भी थे, कुछ चौंकाने वाले भी थे, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हम उसे बदल सकते हैं? और अगर उसकी कहीं एक भी बात सच निकली तो आने वाले समय में सिर्फ बदलाव नहीं, एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा। अब फैसला आपके सोचने पर है, यह भविष्यवाणी है या भविष्य की एक झलक। सुमिताचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपने कही, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।